हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेल के सबसे मेन और इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है ना। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है ना। इट इज़ अ डार्क कलर्ड स्फेरिकल और ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर नियर द सेंटर ऑफ द सेल इज कॉल्ड क्या? न्यूक्लियस। किसी भी सेल के, ठीक है ना, सेंटर में जो डार्क कलर्ड स्फेरिकल, ठीक है ना, डॉट लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसी को उसका न्यूक्लियस बोला जाता है। ठीक है ना। द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर एक्टिविटीज़ और रिप्रोडक्शन। ठीक है ना। न्यूक्लियस क्या करता है? सबसे मेन रोल प्ले करता है किसी भी तरह के ईच एंड एवरी सेलुलर एक्टिविटीज़, ठीक है ना, एंड सेल के रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है ना। द क्रोमैटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। और इस सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन नेटवर्क्स होता है। ठीक है ना। जो क्या करता है? क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स क्रोमोसोम्स को ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है ना। अभी हम आपको फिगर के ज़रिए, ठीक है ना, फाइंड आउट करके ये बताएंगे कि क्रोमैटिन नेटवर्क क्या होता है। ठीक है ना। द क्रोमोसोम्स containing information for inheritance of features from parents to next generation in the form of DNA and protein molecules। और यही क्रोमोसोम क्या करता है? कंटेन करता है इन्फॉर्मेशंस को। कैसे इन्फॉर्मेशंस को? तो पेरेंटल कैरेक्टर को उनके नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है ना, कैरी करने के लिए। दैट मीन्स हमारे में जो भी कैरेक्टर्स आते हैं हमारे पेरेंट्स से, ठीक है ना, वो किसके फॉर्म में कैरी होते हैं? तो डीएनए और प्रोटीन के फॉर्म में इसी न्यूक्लियस के क्रोमोसोम के ज़रिए क्या होता है? हम में आता है, हमारे पेरेंट्स से। ठीक है ना। द फंक्शन सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन। ठीक है ना। इसी डीएनए सेगमेंट्स का क्या होता है? जो फंक्शन होता है, जो डीएनए सेगमेंट के फॉर्म में जो परफॉर्म करता है उसको जीन बोला गया। ठीक है ना। अब मैं आप लोग को न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर और उसके दो मेन पार्ट्स, यानी कि किसी भी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन दो मेन चीज़ों के मिलने से हुआ है उसके बारे में भी बता रहे हैं। ठीक है ना। जैसे कि स्ट्रक्चर में हम लोग देख सकते हैं कि न्यूक्लियस यहाँ पे आप लोगों को सबको दिखाई दे रहा है सेल के सबसे सेंटर में। ठीक है ना। जो क्या है? डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड है। ठीक है ना। और बीच बीच में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो बीच बीच में उसमें क्या है? पोर है। ठीक है ना। ये पोर क्या है और इसका फंक्शन क्या है? तो सबसे पहले ये जान लेते हैं। ठीक है ना। तो किसी भी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन, ठीक है ना, किसी भी न्यूक्लियस का सबसे बाहरी सरफेस का जो फॉर्मेशन हुआ है वो डबल मेम्ब्रेन से हुआ है। ठीक है ना। कैसे हुआ है? डबल बॉन्डेड मेम्ब्रेन से हुआ है। ठीक है ना। और न्यूक्लियस के जितने भी मेम्ब्रेन्स होते हैं इनमें जगह जगह छोटे छोटे पोर होते हैं। इस पोर को न्यूक्लियोलर, ठीक है ना, पोर कहा जाता है। ठीक है ना। इसी पोर के जरिए न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म से क्या होता है? आपस में कंबाइन होता है। ठीक है ना। दैट मीन्स ज्वाइंट होता है किसी भी तरह के प्रोटीन्स के डीएनए को। ठीक है ना। ये जितने भी तरह के, या फिर इसके अलावा जितने भी तरह के न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है? ट्रांसमिशन होता है साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में, वो इसी पोर के ज़रिए होता है। ठीक है। इसीलिए इसमें क्या है? पोर होता है, जबकि सेल मेम्ब्रेन में ऐसा कोई पोर नहीं होता। ठीक है ना। अब बात करते हैं इस न्यूक्लियस के बारे में कि इसके इनर पोर्शन में क्या है। तो जिस तरह सेल साइटोप्लाज्म से फुलफिल होता है वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा गया। ठीक है ना। और इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में दो खास तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। पहला न्यूक्लियोलस, जो इस न्यूक्लियस के सेंटर में सर्कल लाइक छोटा सा डॉट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है। ठीक है ना। और दूसरा जो इस सेल के सेंटर में ये सर्कल लाइक स्ट्रक्चर जो हम लोग ये देख रहे हैं ना जी, ये पूरा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो पूरा एकदम धब्बा धब्बा सा दिखाई दे रहा है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्रोमैटिन नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है ना। हर एक सेल में, न्यूक्लियस में ऐसे दो मेन स्ट्रक्चर होते हैं जिनसे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ है। पहला इसका न्यूक्लियोलस और दूसरा इसका क्रोमैटिन नेटवर्क। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि इन दोनों ही का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। ठीक है ना।
फर्स्ट वन इज क्रोमेटिन नेटवर्क का फॉर्मेशन डीएनए और हिस्टोन नामक प्रोटीन से हुआ है, ठीक है ना। क्रोमेटिन नेटवर्क का फॉर्मेशन पहला डीएनए और दूसरा हिस्टोन नामक प्रोटीन से हुआ है, ठीक है ना। दूसरा दूसरा जो है इसका जो न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है ना, ये न्यूक्लियोलस क्रोमोजोम दैट मीन्स डीएनए से फुलफिल होता है, ठीक है ना। किससे फुलफिल होता है जी? डीएनए से फुलफिल होता है, ठीक है ना। इसके अलावा ये प्रोटीन और आरएनए का बना होता है। ये जो न्यूक्लियोलस है ये प्रोटीन और आरएनए का बना होता है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि इनका फंक्शन क्या क्या है। सेल डिवीज़न के समय, ठीक है ना, या फिर जब सेल एक से दो सेल में डिवाइड होता है, ठीक है ना, उस समय ये क्रोमेटिन नेटवर्क, ठीक है ना, क्रोमोजोम्स छोटे छोटे, ठीक है ना, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, जिसको क्रोमोजोम कहा गया। ये जो न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है ना, न्यूक्लियस की जो क्रोमेटिन नेटवर्क्स होते हैं ये सेल डिवीजन के समय छोटे छोटे फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको क्या कहा गया? आपका क्रोमोसोम कहा गया, ठीक है ना। और दूसरा, ठीक है ना, जब हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, न्यूक्लियोलस के बारे में बात करते हैं, तो न्यूक्लियोलस क्या करता है? ये न्यूक्लियोलस प्रोटीन और आरएनए का बना होता है। इसी न्यूक्लियोलस में क्या होता है? सारे के सारे तरह के प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से सेल्स अपने बाकी के प्रोसेसेस को परफॉर्म करा पाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस न्यूक्लियोलस का, दैट मीन्स इस न्यूक्लियस का, ठीक है ना, सॉरी, इस न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है, ठीक है ना। किसी भी सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो सबसे मेन रोल प्ले करता है पूरे के पूरे सेल में, ठीक है ना। इसका सबसे पहला मेन रोल होता है सेल डिवीज़न में हेल्प करना, ठीक है ना। न्यूक्लियस का सबसे पहला रोल क्या होता है? सेल डिवीज़न में हेल्प करना। दूसरा, सेलुलर जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं, ठीक है ना, उन सभी को कंट्रोल, ठीक है ना, एंड कोऑर्डिनेट करना, ठीक है ना। और तीसरा कि ये क्या करते हैं, ये पेरेंटल कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरी करने के लिए सबसे मेन रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। यही क्रोमोसोम, याद देना भी पता है क्रोमोसोम क्या होता है। इसी क्रोमोसोम में, ठीक है ना, क्या होते हैं? जीन बैठे होते हैं और यही जीन पेरेंटल कैरेक्टर्स को क्या करते हैं? कैरी करते हैं पेरेंट्स से उनके बच्चों में। तभी तो हमारे कैरेक्टर्स हमारे फादर और मदर से मिलता जुलता होता है, यही रीज़न है, ठीक है ना। तो यही हमारा क्या है, न्यूक्लियस का क्या था, पूरा का पूरा होल स्टडी था, ठीक है ना। यहाँ से एक और बात थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि जितने भी तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है ना, उन सभी सेल्स में, ठीक है ना, न्यूक्लियस होता ही होता है। पर जब हम लोग स्टडी करना शुरू किए स्टार्टिंग में, ठीक है ना, स्टार्टिंग में हम लोग को यही लगता था, पर बाद के साल में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जब सर्च हो गया, खोज हो गया, डिस्कवर हो गया, दैन हमको बाद में पता चला कि सेल्स में भी क्या होता है, न्यूक्लियस के बेसिस पे सेल्स को भी क्या किया गया, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, ठीक है ना। न्यूक्लियोलस के बेसिस पे सेल्स को क्या किया गया, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया न्यूक्लियस इज नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हेंस इट इज़ कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक एनिमल्स। दैट मीन्स ऐसे एनिमल्स, अभी क्या बताया, न्यूक्लियस के बेसिस पे सेल्स को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट में वैसे सेल्स को रखा गया जिसमें क्या था, सर्टेन न्यूक्लियस था, जिसका जो क्या था, मेम्ब्रेन से कवर्ड अप था। और दूसरे में ऐसे सेल्स को रखा गया जिनका न्यूक्लियस तो सर्टेन शो नहीं होता था, ठीक है ना, और ना ही उसमें क्या था, किसी न किसी तरह के मेम्ब्रेन नहीं थे, ठीक है ना। इन न्यूक्लियस के बेसिस पे सेल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि बैक्टीरिया के कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया सेल्स होते हैं जिनका क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता या फिर किसी भी तरह के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। दैन इस तरह के सेल्स को क्या कहा गया, प्रोकैरियोट। प्रो का मतलब प्रिमिटिव, कैरियोट का मतलब न्यूक्लियस, यानी कि ऐसे सेल्स जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस था, यानी कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब हुआ न्यूक्लियोइड,
ठीक है। न्यूक्लियोइड को क्या कहा जाता है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहा जाता है। दैट मीन्स प्रिमिटिव न्यूक्लियस में किसी भी तरह के मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते थे, ठीक है ना। और जिन सेल में ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियोइड पाया जाता था उसको प्रोकैरियोटिक सेल्स कहा गया। लाइक एनी बैक्टीरियल सेल, जैसे कि कोई भी बैक्टीरियल सेल को ले सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। सेकेंड वन इज द ऑर्गेनिज्म विद सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड यूकैरियोटिक, ठीक है ना। यानी कि यूकैरियोटिक में ऐसे सेल्स को रखा गया जिसमें क्या था, एक सर्टेन मेम्ब्रेन कंटेनिंग न्यूक्लियस को रखा गया, ठीक है ना, जो क्या था, एडवांस था, ठीक है ना। और इसका अगर एग्जांपल देखा जाए तो बैक्टीरियल सेल को छोड़ के बाकी जितने भी सेल्स हैं अभी हम लोग को दिखाई दे रहे हैं, इवन हमारे बॉडी के भी सेल्स क्या हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ऑफकोर्स नॉट, सबसे बड़ा डिफरेंस तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ही है, ठीक है ना। बट कुछ और भी डिफरेंस होते हैं जिनको हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहला साइज़ को देखा जाए तो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं जनरली ये स्मॉल साइज़ के होते हैं। इनका जो साइज़ होता है 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के बीच में होता है, ठीक है ना। वहीं जब यूकैरियोटिक सेल्स को देखा गया तो जनरली ये क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। इनका जो साइज़ होता है ये 5 से 500 माइक्रोमीटर के बीच होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं न्यूक्लियर रीजन की, ठीक है ना। तो जहाँ प्रोकैरियोटिक सेल्स में नॉट वेल डिफाइंड एंड नॉट सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है ना, एज नोन एज न्यूक्लियोइड। जहाँ प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, ठीक है ना, ठीक है ना, तो ऐसे न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड कहा गया। वहीं यूकैरियोटिक सेल्स का जो रीजन न्यूक्लियर रीजन होता है वो क्या होता है, वेल डिफाइंड होता है। वहीं यूकैरियोटिक सेल्स का क्या होता है, सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड होता है और सराउंड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, ठीक है ना। दैट मीन्स इसका जो न्यूक्लियस होता है सर्टेन शेप और साइज़ का होता है, ठीक है, जो क्लियरली हम लोग को दिखाई देता है। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में किसी भी तरह के सेल ऑर्गेनल्स हो, चाहे न्यूक्लियस हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, वैक्यूल हो, गोल्गी बॉडी हो, कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देता, ठीक है ना। अब तीसरे इसके पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि क्रोमोसोम के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, एक सिंगल क्रोमोसोम होता है, जबकि वहीं यूकैरियोटिक सेल्स में मोर देन 1 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि इसमें बहुत सारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम बहुत ज़्यादा होता है, एक से ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो चौथा नंबर पॉइंट है वो है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट। दैट मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में जितने भी तरह के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उन सेल ऑर्गेनल्स में किसी भी तरह का मेम्ब्रेन होता ही नहीं है जी, सब का सब मेम्ब्रेन लेस होता है, ठीक है ना। बट वहीं जब यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं तो इसमें जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं सब के सब मेम्ब्रेन बॉन्डेड होते हैं, ठीक है ना। मेम्ब्रेन बॉन्डेड का मतलब है उन सेल ऑर्गेनल्स के बाहर एक मेम्ब्रेन का लेयर होना, ठीक है ना। अब इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो ऑफ कोर्स नॉट, प्रोकैरियोटिक सेल्स का जहाँ एग्जांपल बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, वहीं यूकैरियोटिक सेल्स का आपका क्या है, फंगी है, प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, सबका सब, ठीक है ना। बस यही हमारा सेल ऑर्गेनल्स था, पूरे के पूरे सेल्स का ये सबसे अंतिम टॉपिक था। अब एक छोटा सा टॉपिक एक और बचता है जिसको वैक्यूल कहा जाता है, ठीक है ना, हिंदी में राजधानी। तो किसी भी प्लांट के बॉडी में, किसी भी सेल्स में, ठीक है ना, वैक्यूल जो होता है एक सिंगल मेम्ब्रेन लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। जैसा कि हम लोग यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि वैक्यूल क्या है, एक छोटा सा सर्कल लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या होता है, साइटोप्लाज्म में ही होता है। ये भी एक तरह का सेल ऑर्गेनल्स है, ठीक है ना। जब वैक्यूल की बात करते हैं तो जहाँ एनिमल सेल में वैक्यूल जो होता है, ठीक है ना, स्मॉल साइज़ का होता है, वहीं किसी भी प्लांट सेल में ये बहुत ही लार्ज साइज़ का होता है। एक्चुअली इसका साइज इतना बड़ा होता है कि ये पूरे के पूरे सेल्स का 90% पार्ट कवर अप किए रहता है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि ये वैक्यूल होता क्या है, इसके अंदर क्या होता है। तो वैक्यूल के अंदर जो फ्लूइड होता है जिससे वैक्यूल फुलफिल होता है उसको सेल सैप कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, सेल सैप कहा जाता है। इस सेल सैप में, ठीक है ना, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइक जितने भी लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड, प्रोटीन्स, एमिनो एसिड, एस्टर, मिनरल्स और भी बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी वजह से सेल का क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। बट वैक्यूल जो होता है ये सेल्स में एक ये समझा जा सकता है कि
जब सेल्स को बाहर से न्यूट्रिशन मिलना बंद हो जाता है, उस सिचुएशन में वैक्यूल ही क्या कराता है, सेल को सही मायने में क्या कराता है, न्यूट्रिशन क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। ठीक है ना। इसके अलावा ये फूड की इंजेशन में, ठीक है ना, ये बहुत ही हेल्प करता है। ठीक है ना। एक और चीज़ है कि सेल डिवीजन के समय जब सेल्स को ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की ज़रूरत होती है, उस समय सेल्स को सारी की सारी एनर्जी इसी वैक्यूल में प्रेजेंट जितनी भी तरह के न्यूक्लियंट्स होते हैं, ठीक है ना, न्यूक्लियंट्स होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यही सब क्या करते हैं, वो प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है ना। बस यही वैक्यूल का फंक्शन है। तो फाइनली आज हमारा सेल चैप्टर ख़त्म हो चुका है। ठीक है ना। हम लोग को अब यहाँ पे ये जानना है कि कैसे ये अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ठीक है। सो दैट्स ऑल। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पीसी के बारे में स्टडी करेंगे।